दोस्तों, अगर आपने इंडिया में एयर ट्रैवल किया है और वो भी इंडिगो के साथ, तो आप सभी जानते हैं कि इंडिगो अपनी सारी गुड्स एंड सर्विसेज आपको 6E ट्रेडमार्क के अंडर में अवेल कराता है। अब महिंद्रा ने रिसेंटली अपना एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने दिया BE6E। अब ये 6E इंडिगो के 6E के साथ क्लैश हो रहा है, इसीलिए ये हेडलाइन बना है इंडिगो वर्सेस महिंद्रा, 6E वर्सेस 6E। आज हम इसी चीज पर डिस्कस करेंगे कि ट्रेडमार्क क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट किस किस केस में होता है, क्यों आईपीआर लाया गया, आईपीआर का इंपॉर्टेंस क्या है और आईपीआर को प्रोटेक्ट करने के एडवांटेजेस क्या है और इसके नुकसान हमें क्या क्या झेलने पड़ते हैं। तो दिस इज द केस 6E वर्सेस 6E। एक 6E महिंद्रा का है, महिंद्रा का लोगो है BE6E, और दूसरा इंडिगो के गुड्स एंड सर्विसेज। काफी प्रेस्टिजियस ट्रेडमार्क है, इंडिगो काफी लंबे समय से इसको यूज करता चला आ रहा है। अभी रिसेंटली महिंद्रा एंड महिंद्रा ने स्टॉक एक्सचेंज में अपने 6E को फाइल किया और उन्होंने बोला इट डज नॉट सी एनी कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिगो pertaining the trademarks that along with मील महिंद्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उसमें मील का एक ट्रेडमार्क साथ में है, तो इस वजह से महिंद्रा ने बोला कि ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इंडिगो के साथ। बट इंडिगो ने ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट का केस महिंद्रा इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट फाइल कर दिया है इन दिल्ली हाई कोर्ट, बिकॉज दे यूज्ड 6E BE6E इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो महिंद्रा ने यूज किया, उसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में इंडिगो ने केस कर दिया है अगेंस्ट महिंद्रा डिसएग्रीज। महिंद्रा ने बोला कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है क्योंकि हमने 6E को उस तरीके से नहीं, ट्रेडमार्क को इस तरीके से नहीं देखा, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं जनरेट करता है। महिंद्रा स्टेटेड दैट देयर मार्क इज डिस्टिंक्ट, द केस विल बी हर्ड अगेंस्ट नेक्स्ट वीक। तो अगले हफ्ते इसको सुना जाएगा, आने वाले समय में इसके ऊपर डिसीजन भी आएगा। हमारा एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट और एक सिटीजन के तौर पर यह जानना जरूरी है कि ये ट्रेडमार्क क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, इनकी शुरुआत कैसे हुई और इनका क्या रोल है आज वर्ल्ड ट्रेड में, राइट। तो दिस हाइलाइट्स द नीड टू अंडरस्टैंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड देयर एप्लीकेशन एंड इंप्लीकेशन इन केस ऑफ इंफ्रिंजमेंट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? देखिए, मान लीजिए मैंने एक किताब लिखी, अब उस बुक को लिखने के बाद वो बुक तो मेरी इंडिया में भी बिकेगी, पाकिस्तान में भी बिकेगी और ऐसे मल्टीपल कंट्रीज में, एंटायर वर्ल्ड में बिकेगी, राइट। तो ऐसे में क्या मैं हर जगह पर जाकर बुक के नाम पर अपने आप को रजिस्टर कराता रहूंगा कि मैं इस बुक का ऑथर हूं, मैं इस बुक का ऑथर हूं? तो इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब कॉपी राइट्स इसमें दिए गए कि अगर मैंने कोई बुक लिखी है तो ऑथरशिप जो मेरी है, मैं उसका ऑथर हूं, इस चीज को लेकर मेरे कॉपीराइट्स जो हैं मेरे पास सिक्योर्ड है और कोई उस बुक की राइटिंग क्लेम नहीं कर सकता, ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता, रॉयल्टी क्लेम नहीं कर सकता, राइट। तो आईपीआर क्या है? आईपीआर एक तरीके का लीगल प्रोटेक्शन है अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ क्रिएशन और इनोवेशन। तो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट को बढ़ाने के लिए, इनोवेशन को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लाए गए थे। आईपीआर रिफर्स टू लीगल प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू इंडिविजुअल्स और कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर क्रिएशन, इन्वेंशन एंड इनोवेशंस। आपने देखा है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी ये होता है कि पेटेंट होते हैं, 20-20 साल के लिए पेटेंट सिक्योर्ड होते हैं कि भाई हमने ये फॉर्मूला बनाया है तो हम ही ये मेडिसिन बेचेंगे, हमारे पास मोनोपोली रहेगी बेचने की, आप रॉयल्टी क्लेम नहीं कर सकते हो उसकी, राइट। तो दीज राइट्स अलाउ क्रिएटर्स टू कंट्रोल द यूज ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल वर्क एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूज और रिप्रोडक्शन, राइट। आईपीआर इज क्रूशियल इन एनकरेजिंग क्रिएटिविटी को इनकरेज करता है। आखिरकार आप खुद ही बताओ, आप उतनी मेहनत क्यों करोगे अगर आपको अपनी क्रिएशन का, अपने इनोवेशन का रिवॉर्ड ना मिले? तो आप उस क्रिएशन को, आपके अंदर क्रिएटिविटी जो होगी वो आप दुनिया के सामने क्यों रखोगे, राइट। तो क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ही आईपीआर आया। इसमें कई तरीके के आईपीआर और कई तरीके के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जैसे कि कॉपीराइट, ठीक। कॉपीराइट किन किन चीजों को सिक्योर करता है? तो कॉपीराइट जनरली लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, ड्रामेटिक वर्क, इनको सभी को सिक्योर करता है, इनको प्रोटेक्ट करता है। ये क्रिएटर को एक्सक्लूसिव राइट देता है। जैसे मान लीजिए कोई गाना है, वो नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाया, राइट। अब किसी डायरेक्टर को अपनी मूवी में उस सॉन्ग को यूज करना है, बिकॉज दैट इज एन आर्टिस्टिक वर्क और म्यूजिकल वर्क। तो अब उनको नुसरत फतेह अली खान साहब
का जो खानदान है उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई आप क्या ये जो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं वो हमारे साथ शेयर करोगे, राइट। तो यहां पर क्रिएटर जो है उसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं टू रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, परफॉर्म और डिस्प्ले देयर वर्क, राइट। एग्जाम्पल्स में क्या क्या आता है, जैसे बुक्स लिखी जाती हैं, गाने लिखे जाते हैं, पेंटिंग्स, स्केचेस जो होते हैं, इसके अलावा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड फिल्म्स जो होती हैं उनमें कॉपीराइट्स जो क्रिएटर है उसके सिक्योर्ड होते हैं। दूसरी तरफ ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, देखिए हर एक ब्रांड का ना कोई एक पर्टिकुलर सिंबल होता है जो वो यूज करते हैं, कुछ साइन होते हैं जो यूज करते हैं, राइट। तो वो जो साइन, सिंबल, वर्ड्स या लोगोज हैं, अब जैसे पार्ले जी की जगह आपने पार्ले जे कर दिया और आप बेचने लगे और आपकी जो सेल है वो इस लेवल पर बढ़ गई कि आप उससे बहुत सारा प्रॉफिट कमाने लगे, तो पार्ले जी क्या बोलेगा, पार्ले जी आपके खिलाफ एक केस फाइल करेगा इन ट्रेडमार्क कि इन्होंने क्या किया, हमारा जो ट्रेडमार्क है वो छीना है, जिसकी वजह से इनकी सेल बहुत तेजी से स्पाइक करी है बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन कि ये क्या है, पार्ले जी है, राइट। तो प्रोटेक्ट्स डिस्टिंक्टिव साइंस, सिंबल्स, वर्ड्स और लोगोज दैट आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जैसे कि हमारे केस में इंडिगो जो 6E के नाम से अपनी सर्विसेज देता चला आ रहा था, जो आप गुड्स भी लेंगे इंडिगो से वो भी 6E के नाम से ही मिलेंगे, आप फ्लाइट की टिकट्स देखेंगे उसमें भी 6E लिखा रहता है। उनको इस चीज से दिक्कत हुई कि महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 6E क्यों ला रहा है, वो अपने सिंबल को किसी के भी साथ, प्रेस्टिजियस सिंबल को जिसकी लेगेसी है बहुत बड़ी, उसको किसी भी कंपनी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। ये क्या करता है ट्रेडमार्क राइट्स क्या करते हैं, ये कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि ये गुड्स एंड सर्विसेज कौन बेच रहा है, किसके हैं, राइट। कहीं ऐसा ना हो कि महिंद्रा की जो कार है वो इंडिगो की प्रेस्टिजियस 6E सर्विसेज की वजह से ज्यादा बिकने लगे और उनको प्रॉफिट होने लगे, तो इसमें कंपनी लोगोज और ब्रांड नेम आते हैं जैसे कोका कोला या एप्पल, राइट। जैसे एप्पल जो आईफोन यूज करता है, ठीक, आईफोन, करेक्ट। पेटेंट्स क्या होते हैं, देखिए पेटेंट्स जनरली हमने देखा है कि ये इन्वेंशंस, क्रिएशंस, इनोवेशन पर बेस्ड होते हैं कि भाई आपने एक मेडिसिन बनाई कैंसर का उपचार करने के लिए, कैंसर का इलाज करने के लिए, उसकी एफिकेसी बढ़ा दी, तो वो आपका पेटेंट हो जाएगा, राइट। तो प्रोटेक्ट्स न्यू इन्वेंशंस प्रोवाइडिंग द इन्वेंटर एक्सक्लूसिव राइट टू सेल, यूज और लाइसेंस द इन्वेंशन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। मान लीजिए कोविड आया, अब कोविड के वक्त कई सारी कंपनीज ने अपनी जो वैक्सीन है वो निकाली। अब उन कंपनीज ने जो एक्सक्लूसिव राइट्स थे वो सेल नहीं किए, उसका लाइसेंस दे दिया गरीब देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कि भाई आप भी इनको यूज करो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाइसेंसिंग कर दी, वॉलंटरी लाइसेंसिंग इसको बोलते हैं, राइट। तो इट मस्ट बी नोवेल, द पेटेंट मस्ट बी नोवेल, इट शुड बी नॉन ऑब्वियस एंड इट शुड बी यूजफुल फॉर द जनता। एग्जाम्पल्स में क्या क्या आएगा, जैसे कि स्मार्टफोन्स, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जैसे कि इन्वेंशंस जैसे कि स्मार्टफोन्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पेटेंट्स का बहुत यूज होता है, साथ ही साथ मशीनरी में भी पेटेंट्स का यूज होता है। एक व्यक्ति के पास एक्सक्लूसिव राइट्स जो पेटेंट के होते हैं वो 20 साल के लिए होते हैं, उससे ज्यादा के लिए आप उस पेटेंट को यूज नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद आपने जो भी इन्वेंशन बनाया है वो सब लोग अपने अपने नाम से सेल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा डिजाइन राइट्स, डिजाइन क्या होता है, जैसे कि मैंने ट्रेडमार्क में बताया कि आप देख रहे हैं कि एक बच्ची है, वो बिस्किट खा रही है, वो उनका ट्रेडमार्क हो गया है। उस बच्ची को, उस बिस्किट खाती हुई बच्ची को कोई और यूज नहीं कर सकता अपने ब्रांडिंग में, अपने पैकेजिंग में, राइट। उसी तरीके से पार्ले जी लिखने का एक तरीका है, या इंडिगो लिखने का एक तरीका है, या महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो लोगो है उसका एक डिजाइन है। वो डिजाइन जो है, विजुअल अपीयरेंस जो है, वो किसमें प्रोटेक्ट होता है, डिजाइन राइट्स में प्रोटेक्ट होता है। मान लीजिए मैंने एक कार बनाई, अब वो कार जो है एक पर्टिकुलर डिजाइन को फॉलो करती है, किसी ने उसी को कॉपी करते हुए डिजाइन बना दिया तो मैं उस पर राइटफुली केस फाइल कर सकता हूं इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। तो प्रोटेक्ट्स द विजुअल अपीयरेंस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग इट्स शेप, पैटर्न और कलर, डज नॉट प्रोटेक्ट फंक्शनल एस्पेक्ट्स बट फोकसेस ऑन एस्थेटिक डिजाइन, राइट। एग्जांपल्स क्या है, फैशन डिजाइंस, प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड कार मॉडल्स। अब आप सभी ये जानते हैं, अभी तक आप वाकिफ हो गए होंगे कि इंडिया में भयंकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उनका इंफ्रिंजमेंट होता है। जैसे कि आप अगर मार्केट में जाएं तो आपको एक डिजाइनर जो है उसके बनाए हुए क्लोथ्स हो सकता है 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख में अवेलेबल हो, बट आप लोकल मार्केट्स में जब जाएंगे तो उन्हीं की कॉपी, जो डिजाइन है उसी की कॉपी आपको अवेलेबल होती है 10 टाइम्स कम रेट्स में।
राइट। तो इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का काफी ज्यादा वायलेशन होता है, काफी ज्यादा इंफ्रिंजमेंट होता है। ट्रेड सीक्रेट एक्ट क्या होता है? ट्रेड सीक्रेट्स किस चीज से रिलेटेड? देखिए, अगर कोई बिजनेस इंफॉर्मेशन है जो कि कॉन्फिडेंशियल है, मान लीजिए मैं शेयर्स अपने लॉन्च करने वाला हूं, ठीक है, और मेरा जो कंज्यूमर बेस है वो बहुत बड़ा है, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है वो ट्रेड सीक्रेट्स के अंडर में आती है। द मेथड्स, प्रोसेसेस, फॉर्मूला एंड स्ट्रेटजीज दैट प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एज। हल्दीराम से एक नमकीन बना रहा है, ठीक, उस नमकीन में वो कौन कौन से मसाले डाल रहे हैं, कितना सॉल्ट डाल रहे हैं, उनकी जो रेसिपी है, अगर मैं किसी के साथ शेयर कर देता हूं, मतलब मैंने जो ट्रेड सीक्रेट है वो शेयर कर दिया, मतलब मैंने ट्रेड सीक्रेट्स का वायलेशन कर दिया, राइट। पेटेंट्स, ट्रेड सीक्रेट्स जो है वो किस चीज को रोकता है, किस चीज को प्रोटेक्ट करता है? एज लॉन्ग एज द इंफॉर्मेशन रिमेन्स कॉन्फिडेंशियल, राइट। एग्जाम्पल्स क्या है? कोका कोला सीक्रेट फॉर्मूला। क्यों कोका कोला इतना बिकता है? बिकॉज ऑफ देयर रेसिपी, बिकॉज ऑफ देयर फॉर्मूला, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड कंज्यूमर लिस्ट। जीआई टैगिंग क्या है? भारत ने भी अपना एक तरीका निकाला कि भाई हमें क्या करना है, हमें जीआई टैगिंग करनी है अपने प्रोडक्ट्स की। जैसे कि कोलकाता का, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का रसगुल्ला, जिसको हम कई जगहों पर छेना बोलते हैं, व्हाइट वाला स्पॉन्ज बोलते हैं, राइट, तो उसकी जीआई टैगिंग करी हमने। पामपोर डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में उगने वाला केसर जो है उसकी जीआई टैगिंग करी हमने, ठीक। इसी तरीके से शैंपेन, फ्रांस की जो फ्रेंच शैंपेन है उसकी जीआई टैगिंग, ठीक। दार्जिलिंग टी जीआई टैगिंग, स्विस वॉचेस जीआई टैगिंग। तो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में बनाई जाने वाली चीजें, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी से निकलने वाली चीजों को हम जीआई टैग करते हैं। ये भी एक तरीका है कि उस जगह की जो नेटिव कम्युनिटी है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स या बेनिफिट्स मिले इस पर्टिकुलर कल्टीवेशन से या किसी भी चीज को बनाने से, क्रिएशन से, राइट। प्लांट वैरायटी राइट्स क्या है? दे प्रोटेक्ट न्यू प्लांट वैरायटीज दैट आर डिस्टिंक्ट, यूनिफॉर्म एंड स्टेबल। दे प्रोवाइड ब्रीडर्स विद एक्सक्लूसिव राइट्स टू सेल एंड यूज द वैरायटी। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि जीएम क्रॉप्स जितनी भी होती हैं, फ्लेवर सेवर टोमेटो हो गया, इस तरीके से कई सारी जीएम क्रॉप्स हैं, वो सारी की सारी किसमें? प्लांट वैरायटी राइट्स में प्रोटेक्टेड हैं। ईच टाइप ऑफ आईपीआर ऑफर्स प्रोटेक्शन फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस एंड इनोवेशंस, फोस्टरिंग क्रिएटिविटी एंड इंश्योरिंग फेयर कंपटीशन। ट्रेड में फेयर कंपटीशन को लाने के लिए ही आईपीआर को लाया गया था, राइट। अब इससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं इंटरनेशनली? कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आईपीआर को बनाए रखने में, आईपीआर को एक्सरसाइज करने में, अप्लाई करने में मदद करते हैं? सबसे पहला है वाइपो, ठीक है, WIPO। इंडिया इज द मेंबर ऑफ वाइपो। इंडिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो आईपीआर पर काम करते हैं उनका मेंबर है, राइट। प्रमोट्स ग्लोबल प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, oversees key treaties and facilitates international cooperation to protect creators' innovations and their works, right? It resolves disputes and harmonize IP systems. तो मतलब वन स्टॉप शॉप है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है वाइपो। आईपीआर से रिलेटेड सारी की सारी चीजें, सारी की सारी चीजों पर एक सर्विलांस रखता है। उसके अलावा पेरिस कन्वेंशन है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इट केम इन 1983, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। बर्नी कन्वेंशन है। बर्नी कन्वेंशन किस चीज पर है? जो इंटरनेशनल कॉपीराइट ऑथर्स जो बुक लिख रहे हैं और उनकी बुक्स की सेल जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड है, तो हर जगह जाकर वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा सकते एज द ऑथर ऑफ द बुक। तो इस वजह से जो बर्नी कन्वेंशन है वो ये बताती है कि अगर ऑथर ने, किसी भी कंट्री के ऑथर ने कहीं पर भी कोई बुक लिखी है, कोई भी क्रिएशन किया है और वो दुनिया में किसी भी कोने में बिक रही है, तो उसकी जो रॉयल्टी होगी, उसके सेल पर जो कमीशन होगा वो किसके पास आएगा? उसकी सेल का एक्सक्लूसिव राइट किसके पास है? उसी ऑथर के पास है। ये इंश्योर करता है बर्नी कन्वेंशन। इसी तरीके से है बुडापेस्ट ट्रीटी, इट इज ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपॉजिट्स फॉर पेटेंट पर्पसेस, राइट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपॉजिट्स के ऊपर है बुडापेस्ट ट्रीटी, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उसके अलावा इंडिया का कमिटमेंट अगर हम देखें तो इंडिया इंटरनेशनल मेंबरशिप रखता है वाइपो में। India is a member of WIPO, World Trade Organization, and committed to the trade-related aspects of intellectual property rights agreement, TRIPS agreement. WTO के अंडर में 3 एग्रीमेंट है मेनली, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, राइट। उसके बाद सर्विसेज का है और उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का है, ठीक। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट का भी इंडिया पार्ट है। इसके अलावा इंडिया ने अभी कपिला प्रोग्राम चलाया है, कलाम प्रोग्राम फॉर आईपी लिटरेसी एंड अवेयरनेस, राइट, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। एडवांटेजेस क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के? प्रोटेक्शन ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। इनोवेशन कब बढ़ेगा? जब इनोवेटर जो है उसको एक्सक्लूसिव राइट्स मिलेंगे अपने इनोवेशन पर, ठीक है, उसको अपने इन्वेंशन पर, क्रिएशन पर, इनोवेशन पर एक्सक्लूसिव राइट्स मिलेंगे, तभी वो और ज्यादा इनोवेशन करने के लिए प्रमोट होगा। तो प्रमोशन मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है क्रिएटिविटी और इनोवेशन को।
इनोवेशन को इंकरेज करता है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करता है। जितना ज्यादा इनोवेशन होगा, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होगा, आगे बढ़ेंगे हम, उतनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर हो पाएगी, राइट। मार्केट डिफरेंशिएशन, देखिए ट्रेडमार्क्स एंड डिजाइन राइट्स जो हैं वो अलग अलग ब्रांड्स को सेपरेट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं कि कंज्यूमर्स को किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो while they are purchasing any kind of goods or services। चैलेंजेस क्या आते हैं? इतने ज्यादा लीगल प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी आईपीआर का इन्फ्रिंजमेंट और पायरेसी एक बहुत कॉमन समस्या है, राइट। तो इट इज अ बिग चैलेंज इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसके अलावा प्रोटेक्शन की कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा हाई है, आपको वर्कफोर्स को लगाना पड़ता है, इट इज ऑलवेज एक्सपेंसिव, ठीक है, बर्डनसम है, स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स, ठीक। वो केसेस वगैरह नहीं लड़ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसा बिजनेस जिनका ट्रेडमार्क वाकई में था, वो केस हार जाते हैं और उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ जाता है। देयर इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन, ठीक। प्रोटेक्टिंग आईपी ग्लोबली इज कॉम्प्लेक्स एज डिफरेंट कंट्रीज हैव वेरिंग लॉज, रिक्वायरमेंट्स एंड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स व्हिच कैन मेक इंटरनेशनल प्रोटेक्शन डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया, ठीक। पहला स्टेटमेंट, इंडिया इज द मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इज कमिटेड टू द ट्रिप्स, करेक्ट, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है इसमें, द कपिला प्रोग्राम इनिशिएटिव प्राइमरीली फोकसेस ऑन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अमंग स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी इन द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तीसरा है, इंडिया डज नॉट हैव एनी इंटरनेशनल मेंबरशिप इन ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इंडिया वाइपो का पार्ट है। आई थिंक 1975 में इंडिया वाइपो का पार्ट बन गया था। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका मतलब ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। I hope this was an informative video for you. For more such informative videos, do subscribe to the channel. Thank you so much.